मोदी जी जब से आए तो तब से तो कोनो बदलाव नहीं हो रहा है। कई जगह में तोड़ फोड़ सब कुछ हो रहा है। कलकत्ता में अपना घर है आपका? घर के आगे बरामदा है? हाँ है। कल को कोई गरीब आदमी, 4 गरीब आदमी आके आपके बरामदे पे कब्जा कर ले, वहीं पे अपना घर द्वार सब बना ले, क्या कीजिएगा? हाँ वो बात अलग ही। तो लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से बनारस के लोग बड़ा नाराज हैं। अब हमको तो ऐसा नहीं लगता भाई। आप नाराज हैं? खुश? नहीं हम खुश हैं। हमारा हाँ हम खुश हैं। नमो घाट पे खुले में शौच किया करते थे, आज जैसे उस पार का आप रेगिस्तान देख रहे हैं वैसे ही मिट्टी का पूरा ढेर लगा हुआ था नमो घाट। नमो घाट पे। आज नमो घाट का डेवलपमेंट एक नई पहचान हो गई। आज बनारस का सिंबल काशी विश्वनाथ की शिखर के बाद अगर कोई सिंबल है तो वो नमो घाट है। मैं खुद बताऊं, पहले घाट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, हम लोग प्रॉपर नहीं आते थे, लेकिन अब है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जब भी आदमी फ्री होता है तो एक बार घाट घूम जाता है कि हाँ चलो घाट पे घूम आते। मतलब अगर कोई चीज जर्जर होने की स्थिति में तो क्या उसको परिवर्तन नहीं किया जाए? सिर्फ ये कह देना कि बदलाव, अरे काशी ठीक है, गलियों का शहर है, सबको तोड़ के तो नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन अगर वही मंदिर में अगर हादसे होते हैं उन्हीं गलियों में पतली पतली और वो भीड़ें आ रही हैं, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे लगता है कि नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस पे आता होगा वाराणसी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो ठंड हो बरसात हो पूरे टाइम पे लोग आते रहते हैं। आज अगर अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी किया, योगी जी ने तुरंत कार्रवाई की। योगी जी ने ये नहीं कहा नहीं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी गलती एक ही है, वो है इंटरनेट सस्ता करना, जिसकी वजह से लोग कुछ जो मना रहा है तो उठा रहे हैं माइक, वो बना रहे हैं वीडियो, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। वरना आज से पहले नोटों की माला भी नेता पहनते थे तो कोई नहीं बोलने वाला था, और कोर्ट की नीलामी हो गई तो 20 लाख का सूट हम लोग बहुत सुने भैया। बनारस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? महादेव की नगरी, काशी विश्वनाथ धाम, घाटों का शहर। चारों ओर देखेंगे आप, सीधा सीधा देखते चलिए तो जहां तक आपको लाइट नजर आ रही है वहां तक घाट ही घाट। यहाँ गंगा मैया आकर थोड़ी शांत हो जाती है, इसलिए घाटों के किनारे लोग आकर समय बिताना बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हमने सुना है, यहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत जाना भी है, तो पता चला है कि पहले घाटों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो हम खुद यहाँ पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दी पैम्फलेट की बनारस यात्रा में। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करना शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सुधा सिंह। थोड़ा जोर से बोलेंगी क्योंकि सुधा सिंह। एक तरफ गंगा आरती चल रही है ना, बड़ा दिव्य दिव्य माहौल है। कहाँ, बनारस से ही है? जी बनारस में कहाँ से? बनारस सुसवाही है। अच्छा, जी तो सुसवाही। आती रहती हैं आप घाट पे या पहली मतलब? नहीं, आते रहते हैं कभी कभी। कभी कभी आते रहते हैं। कैसा चल रहा है बनारस में? क्या हाल है बनारस का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा है। पहले क्या था? पहले इतनी साफ सफाई नहीं थी, अभी साफ सफाई बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बहुत लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, इतनी साफ सफाई पहले नहीं थी। कुछ बना बना भी है पहले से या बहुत बना है। अभी जैसे? अभी जाएंगे वहाँ क्या, विश्वनाथ मंदिर हाँ, कॉरिडोर बना है बढ़िया। हाँ। हाँ वहाँ बहुत अच्छा लगता है। गंगा घाट जाइए आप, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से बनारस के लोग बड़ा नाराज हैं। अब हमको तो ऐसा नहीं लगता भाई। आप नाराज हैं? खुश? नहीं हम खुश हैं। खुश हमारा हाँ हम खुश हैं। कॉरिडोर से भी खुश हैं हम, और नमो घाट पे जो बना है उससे भी हम खुश हैं। हाँ हम दुखी नहीं है, हम खुश हैं। बड़ा मतलब देख रहे हैं दुकान उकान सब लग गया है, सब लोग बैठने लग गए हैं, रोजी रोजगार भी चालू हो गया। चल गया हाँ, पहले बहुत था बढ़िया। क्या ये सब? पहले था, इतना नहीं था, अब ज्यादा। हाँ। ज्यादा है। हम्म। कितना 80 घाट कितना बदला है? ये सब नया बना है क्या? ये पुराना है। नहीं। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनु सिंह है। आप भी बनारस से ही हैं? तो आपकी नजर में क्या क्या बदला है बनारस? बनारस में पहले की अपेक्षा सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, घाट की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। पहले घाट पे आदमी आता था लेकिन ये सारी सुविधाएं नहीं थी, बस हम लोग आते थे। ये 5-6 साल 7 साल में बहुत सारी स्थिति बहुत अच्छी हुई है, और नमो घाट आपका बहुत बेहतर बन गया है। अभी हमको पता है 2-3 साल पहले हम नमो घाट पे गए थे तो उतना अच्छा नहीं था, इतना अभी उसकी स्थिति चेंज हो गई है। स्टेशन वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं, साफ सुथरे हो गए हैं, सड़कें हमारी अच्छी हैं, और रोड पे जो है साधन वगैरह परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सारी चीजें बहुत बदलाव आया है। सेफ्टी वगैरह का क्या हाल है बनारस में? सेफ्टी में भी हम लोग फ्री होके यहाँ पे 12 बजे 1 बजे 2 बजे नॉर्मली लड़कियां घूम रही हैं, लेडीज घूम रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। क्या होता है जब सरकार कहती है कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ है, तो पिछली सरकार के लोग कहते हैं कि बनारस का तो कल्चर ही हमेशा से ऐसा था,
पहले भी बहुत सेफ्टी थी, बहुत सिक्योरिटी थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जब से हम जान रहे हैं तब से इस सरकार में तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। 10 साल के अंदर में हम बताएं, यहाँ पे चीज़ें इतनी बदली हुई हैं। आप पहले की मतलब पिक्चर्स उठा के देख लीजिए और अभी का देख लीजिए तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या चीज़ें बदलाव हुई हैं। पहले में हम लोग तो भाई जैसे जैसे बड़े हुए हैं हम लोग तो यही देख रहे हैं, आना जाना पहले से भी सेफ महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या सारी करती हैं आप? हम हाउस वाइफ हैं। रोजी रोजगार के साधन बढ़े हैं बनारस में कि नहीं बढ़े हैं? बहुत बड़े हैं। हाँ। लोगों को पहले तो हम बता रहे हैं, हम लोग जहाँ सिसुआई में रहते हैं वहां से हैदराबाद गेट, बीएचयू का एक गेट है, हाँ। हैदराबाद गेट, हाँ। वहां तक आने के लिए लगभग 2-1.5 किलोमीटर पैदल हम लोग को पैदल आना पड़ता था। कोई ऑटो कोई रिक्शा नहीं मिलता था। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे मतलब कोई भी इमरजेंसी हो, पैदल ही आपको आना है, या आपके पास अपना कोई साधन हो तो आ सकते हैं। लेकिन अब आप 10-5 मिनट खड़े हो जाइए, आप कोई रिक्शा, ऑटो या फिर कोई भी मतलब कोई ना कोई सवारी ऐसी मिल जाएगी कि आप गेट तक आ सकते हैं। फिर वहां से प्रॉपर आपको ऑटो मिल जाएगा। गोदौलिया से शाम के टाइम आते टाइम, अभी लंका आप गोदौलिया चले जाइए, शाम के टाइम बहुत दिक्कत होती थी। आदमी जाता था तो सोचता था शाम से पहले घर पहुंच जाए, तो ऑटो नहीं मिलता था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, 10 बजे 12 बजे कभी भी आप आइए, दर्शन करिए या शॉपिंग करके कुछ भी काम करके आपको प्रॉपर ऑटो मिल जाएगा। कहीं का भी ऑटो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब लंका का या फिर कहीं से, कहीं का भी मिल जाएगा। आवागमन के साधन बहुत बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत अच्छे हैं। हमको तो पर्सनली यही फील होता है कि बहुत विकास हुआ है, स्पेशली बनारस का तो हुआ है। मोदी जी का काम पसंद आया आपको? मतलब बहुत बहुत कितना नंबर दीजिएगा? 10 आउट ऑफ 10। क्या लग रहा है, अभी चुनाव भी आप लोगों के राज्य में होने वाले हैं? हालांकि ये हमारी चुनावी यात्रा नहीं है, हम तो बस बनारस समझने जानने आए हैं। तो इन चुनावों में क्या लग रहा है कि योगी बाबा वापसी करेंगे या सबकी बार योगी सरकार। तो सुनिए, एक ना मतलब आप ही के यहाँ से कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय राय, वो कहते हैं कि बनारस का जो पौराणिक स्ट्रक्चर था, जिस चीज के लिए बनारस जाना जाता था, देखिए, ऐतिहासिक तो वो है ही, बनारस तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन उसमें भी उसको देखने लायक बनाने के लिए भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए ना। ऐतिहासिक है ये कह के हम छोड़ दे तो वो ऐतिहासिक कितने दिन तक रहेगा? आप खुद सोचिए, कितने दिन लोग उसको विजिट करने आएंगे। आप खुद सोचिए, अभी आरती हो रही है, आप उसमें जाएंगे तो हमको लगता है 75% लोग बाहर के होंगे। बनारस के तो जो है वो छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ 75% ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं स्पेशली आरती देखने, घाट विजिट करने। ये सब सारी चीजें हैं, तरक्की हुई है तब है। मैं खुद बताऊं, पहले घाट की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, हम लोग प्रॉपर नहीं आते थे, लेकिन अब है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जब भी आदमी फ्री होता है तो एक बार घाट घूम जाता है कि हाँ चलो घाट पे घूम आते हैं। ये चीजें हैं। तो कहने को तो लोग कहते हैं कि विकास ही नहीं हुआ है, तो जिसको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो उनको तो भाई विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बताने के लिए ना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बहुत विकास हुआ है, हमने खुद फील किया है, हम ही ने नहीं ऑलमोस्ट सबने किया है। तो चीजें खुश है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और लोगों से भी हम बतियाने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ झारखंड से, अच्छा, यहाँ फिर यहाँ पे स्टडी करती हूँ कहाँ पे? बीएचयू में अरे वाह, क्या पढ़ती हैं? साइकोलॉजी। जबरदस्त। तो कब से है बनारस में? 2024। 2024 से। तो आपकी नजर में बनारस कैसा है, मतलब सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज कैसा नजर आया बनारस? सेफ्टी में तो नंबर 1 है, बेस्ट है। अगर यहाँ पे रात में भी अगर कोई लड़की अकेले घाट पे घूम रही है तो वो सेफ है। सेफ है, तो सेफ्टी बड़ी है। सेफ्टी अच्छी है यहाँ की। यूपी को लेके डरते थे ना लोग पहले। हाँ, लेकिन योगी जी के आने के बाद तो काफी चीजें डेवलप भी हुई है, काफी चीजें अच्छी है। यहाँ पे कोई डर तो नहीं होता, इनफैक्ट पूरे टाइम प्रशासन हमारे आसपास रहती है। घाट पे भी अभी भी आप देख लो, प्रशासन होगी आसपास। बिल्कुल, पुलिस की गश्त तो लगातार चलती रहती। कई बार लोग पुलिस की गश्त से घबराते भी हैं, तो आप लोगों के मन के भीतर पुलिस को देख के डर होता है या सुरक्षा का भाव होता है कि ये नहीं? बाकी का तो नहीं पता, पर एज अ लड़की हमें तो अच्छा लगता है कि हाँ सिक्योरिटी हमारे आसपास है। क्या बनारस में कुछ डेवलपमेंट वगैरह नजर आया आप लोगों को? आप लोगों ने पुराना बनारस भी सुना होगा। बहुत कुछ डेवलप है। आप अगर देख लो तो पहले जो लोग थे और अभी के लोग में काफी ज्यादा, ये शायद मुझे लगता है कि नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस पे आता होगा वाराणसी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, पूरे टाइम पे लोग आते रहते हैं। तो आप बनारस घाट घूमने आई थी आज? नहीं,
आज एक्चुअली हमारा इंटर्नशिप का लास्ट डे था, तो हम लोग बस ऐसे ही खुद दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट करने के लिए आए थे। बीएचयू वगैरह में पढ़ाई वगैरह को लेकर कुछ बढ़िया किया है इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने? कुछ नई चीजें हुई है? बीएचयू तो वैसे भी बेस्ट है। बेस्ट तो है ही, कुछ नई चीजें हो रही हैं वहाँ या नहीं हो रही? काफी चीजें डेवलप हुए, एनईपी अभी चल रहा है हमारे यहाँ, और हमें काफी स्किल्स पे वर्क करवाया जा रहा है, काफी सारी चीजें जो अच्छी हुई है। अच्छा, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ के एमपी हैं, तो जब इतने बड़े नेता किसी जगह के सांसद होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होती है कि वहाँ पे इस तरीके का काम हो, उस तरीके का काम हो। तो आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं? बहुत हद तक तो उतरे हैं, अभी आगे चीजें और चल रही है और आगे चलेगी, पर अभी तो फिलहाल बहुत कुछ हुआ है डेवलप। बहुत कुछ हुआ। तो आप वैसे तो आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, लेकिन अगर आप चाहते वोट डालना तो यहाँ किनको वोट डालना? योगी जी को। ऑब्वियसली। क्यों योगी जी, क्यों? उनका ना डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, एक्शन होता है, वो डायरेक्टली वर्क करते हैं, बोलते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा वाला नहीं। उन्हें जो प्रॉब्लम दिखती है वो उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं। वो काफ़ी बार हमारी यूनिवर्सिटी की काफ़ी प्रॉब्लम्स में भी ऐसी चीज़ें होती है तो वो हेल्प करते हैं। लाइक उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। डायरेक्ट एक्शन आप लोगों को पसंद है, वेट नहीं करना। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब? अभिषेक। अच्छा, बनारस से अभिषेक हाँ जी? बिल्कुल बिल्कुल, यही के निवासी हैं। अरे वाह। क्या मतलब कि बनारस में पिछले 12 सालों की बात की जाए, 12 साल बनाम पिछले सभी साल, क्या फर्क नजर देखने को मिलता है आप लोग? सबसे पहले आपका चैनल बहुत धन्यवाद आपका कि मैं जो आपका देखता हूँ उसमें ये जो आप जो फेक नैरेटिव्स को जो काट करते हैं ना आप, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक्स पे भी फॉलो करता हूँ, आपका बहुत जल्दी ही ग्रोथ हुआ है, ये मैंने देखा है चैनल। मैं तब से फॉलो कर रहा था जब आपके 1000 फॉलोअर्स भी नहीं थे, अरे वाह, तब से फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, आप एक्स पे, मैं एक्स पे फॉलो करता हूँ, एक्स पे एक्टिव रहता हूँ। तो ये बनारस की बात अगर आपने पूछी है तो बनारस में 12 सालों में, विगत 12 सालों में बहुत सारे कार्य हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बनारस जिस चीज के लिए जाना जाता है, यानी अध्यात्म और कल्चर, अध्यात्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले मेन फोकस उस पर किया। साथ में ये कहना कि यहाँ इसी अध्यात्म और कल्चर को रोजगार से भी जोड़ा। अच्छा। अब ये जितने दुकानदार देख रहे हैं, क्या इनको रोजगार नहीं मिल रहा है? फुल मिला हुआ है। फिर ये क्या कहना है कि यहाँ मंदिर से क्या रोजगार नहीं मिलेगा? रोजगार मिल रहा है ना। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती ना, इनकम का सोर्स होना चाहिए, आदमी को आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इससे हुई है, जो कल्चरलाइजेशन हुआ है। संस्कृति बचाना बहुत जरूरी है, संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे, वरना हम नहीं बचेंगे, चाहे कुछ भी हो। और रही बात, आपने 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, बहुत सारे ओवरब्रिज बने हैं। यहाँ से प्रयागराज जाने से पहले आज हम लोग को 7-5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आज वाराणसी से प्रयागराज जाने में बहुत सारे ओवरब्रिज बने हैं। और आप देखते होंगे करीबन 8-10-12 ओवरब्रिज है। आप इतने 2.5 घंटे में सफर, अगर आप 70 की स्पीड से जा रहे हो तो 2.5-3 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाओगे। दूसरी चीज है नमो घाट, जो वहाँ पे कभी शौच किया करते थे लोग खुले में। अच्छा। हाँ, नमो घाट पे खुले में शौच किया करते थे। आज जैसे उस पार का आप रेगिस्तान देख रहे हो, वैसे ही मिट्टी का पूरा ढेर लगा हुआ था नमो घाट पे। आज नमो घाट का डेवलपमेंट, एक नई पहचान हो गई। आज बनारस का सिंबल काशी विश्वनाथ की शिखर के बाद अगर कोई सिंबल है तो वो नमो घाट है। आज आप देख रहे होंगे, यहाँ तक कि योगी जी भी अगर कोई सम्मान काशी में अगर किसी को देते हैं, वो नमो घाट का सिंबल ही देते हैं, हाथ जोड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें हुई हैं। और 2-3 इस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बनारस में स्मार्ट स्कूल भी खुले हुए हैं। मछुदरी पे, मछुदरी एक जगह, वहाँ पे स्मार्ट स्कूल जो नगर निगम के अंतर्गत आता था, वो काफी जर्जर हो चुका था, वहाँ स्मार्ट स्कूल खुला। राजघाट में भी एक स्कूल हुआ करता था, माध्यमिक स्कूल, जो नगर निगम में आता था, वो भी वहाँ पे उन्होंने उसको भी स्मार्ट स्कूल कराया। अब उसको भी कवर कर सकते हैं। कॉरिडोर जब बनाया गया तो आपने देखा होगा कि बहुत हो हल्ला मचाया गया कि देखिए कॉरिडोर जो है उसके कारण बनारस की जो पहचान थी, उनकी गलियां, वो छोटे छोटे मकान, वो सब ध्वस्त कर दिए मोदी जी ने। अभी जब मणिकर्णिका वाली बात आई थी तो भी कहा कि क्या आवश्यकता है शमशान में बदलाव की। हम काशी वालों से पूछो, हम परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हर काल खंड में परिवर्तन होता है। आज का व्यक्ति को 100 साल पहले का देखा हुआ चीज जो उसको इतिहास लगता है, कभी 100 साल पुराने व्यक्ति जो आज जीवित होंगे, 90 साल वालों को, उनसे पूछिए कि उनके बचपन से लेकर अब तक क्या बदला है। अभी हमारा जब जवानी आएगी, हमारे बच्चे होंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बदलेगा। जर्जर होने की मतलब, अगर कोई चीज जर्जर होने की स्थिति में तो क्या उसको परिवर्तन नहीं किया जाए? सिर्फ ये कह देना कि बदलाव, अरे काशी ठीक है, गलियों का शहर है, सबको तोड़ के तो नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अगर वही मंदिर में अगर हादसे होते हैं उन्हीं गलियों में पतली पतली, और वो भीड़ें आ रही हैं, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? जो कैजुअलिटी होंगी अगर मंदिरों में, अगर मंदिरें नहीं बनाई जाए, कैजुअलिटी होंगी। आज भी देखिए बात होता है क्या, मैं आपको सीधे न्यूट्रल एज ए जनता के तौर पे बताता हूँ।
जो लोकल होता है, जिसका घर जाता है, अगर उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है या फिर वो किराए पे रह रहा है कई दिनों से कम इनकम में, अगर उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके लिए दिक्कत है। लेकिन अगर कोई बाहर का यात्री आता है और उसको जब असुविधा होती है तो वो कहता है सरकार को यहाँ सुविधा करनी चाहिए। तो माइंडसेट आप देख रहे हो ना, तो माइंडसेट अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलता है। समझ रहे ना आप? हमारी स्वार्थ क्या है, हम उसके हिसाब से हम बोलेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का घर चला गया हो और उनको इनकम ना मिली हो, उस तरीके मुआवजा तो सबको मिला। मुआवजा मिला है, हो सकता है वो संतुष्ट ना हो तो वो अपना नैरेटिव बताएंगे। लेकिन ये कह देना कि इससे कल्चर खत्म हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बनारस की पहचान खत्म हो रही है, बिल्कुल नहीं। बनारस की पहचान जर्जर स्थिति वाली नहीं होती है। बनारस की पहचान आध्यात्म है। बाबा विश्वनाथ सबसे बड़े सिंबल है बनारस के, उनसे बड़ी बनारस की, वो विश्व के नाथ है और यहीं बसते हैं, तो वो सबसे बड़े पहचान है उनके लिए। यहाँ पे ये नहीं कि जर्जर मकान है तो वही पहचान हो गई, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब ये बात तो अपने आप में बड़ा क्लीशे लगता है पूछना कि क्या बनारस में मोदी के आने के बाद पर्यटन बढ़ा है, वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्या पर्यटन बढ़ने से आप लोगों को असुविधा हो रही है या आप लोग खुश हैं इस चीज से? देखिए मैं बताऊं, अगर मेरा जो कि अगर मेरा रोजगार उस पर्यटन से रिलेटेड होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मेरा रोजगार उस पर्यटन से रिलेटेड नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक लगना है, क्योंकि ये गलियों का शहर है, ये थोड़ा सा संकुचित है। और यहाँ आबादी जो है, अब अगर आप यूपी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, लेकिन प्रयागराज की आबादी रूरल है, जबकि बनारस की आबादी आपका यहाँ पे सिटी में है, शहर में है। तो आबादी और स्पेस के हिसाब से घनत्व उसका जो है आबादी का ज्यादा है, इसकी वजह से वो परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। बाकी अदरवाइज देखेंगे तो बनारस पहले से भी यात्रियों के लिए रहा है, आज भी है। बस ये है कि थोड़ा सा आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई चीज वायरल होती है तो तुरंत दौड़े दौड़े लोग चले आते हैं, एक बैग चले आते हैं। समझ रहे ना? मतलब 12 महीना टूरिज्म रहता है। हाँ, अब यहाँ टूरिज्म 12 महीना होने लगा है। इतनी गर्मी में भी हम देख रहे हैं, घुमा दीजिए एक बार। आरती में आप देखिए हजारों भीड़ लगी होंगी, अगर आप आरती में भी देखेंगे तो, और वो सिर्फ एक संस्था की, दूसरे वाले संस्था की उधर हजारों भीड़। तो पहले हम देखते थे कि एक दशाश्वमेध पे बढ़िया बड़ी आरती होती थी शाम के समय, 80 सुबह के ले जाना जाता था। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि कम से कम 5, 7, 8 आरतियां जो है वो घाट पे कम से कम हो रही हैं, बड़ी आरतियां। बाकी छोटी आरतियां तो ना जाने कितनी। ये एक अच्छी पहल है। ये अच्छी पहल इसलिए है कि अगर कोई सिंबल बन चुका है अगर एक जगह का, तो वो जो भीड़ आ रही है तो उससे जो है पॉपुलेशन क्राइसिस हो सकता है, भीड़ के लिए, भीड़ में दिक्कतें हो सकती हैं। आप लोग रुकी हुई है, बात करना चाहती है क्या? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मुनका बीबी। अच्छा, क्या आरती देखने आई थी क्या आप? जी, हम लोग आरती देखने आए। गंगा आरती आप देखने आई थी? हाँ, देखने आए थे, जो घाट देखने आए थे। कैसा बना है घाट? ठीक है। कहाँ से हैं आप? हम हैं कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो वहां पे तो सरकार बदल गई, अब यहाँ मोदी जी सांसद हैं, तो कुछ काम वाम नजर आया आपको? कलकत्ता और बनारस और कलकत्ता में क्या अंतर नजर आया? हमको तो कुछ अंतर नहीं आया। मोदी जी जब से आए तो तब से तो कोनो बदलाव नहीं हो रहा है, और लग रहा है जी इंसान का और वो हो रहा है, क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। देख रहे हो क्या कह रहे हैं जी? परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी हो रहा है मोदी जी के आने से? अच्छा, हम लोगों को तो लगता है सब कुछ परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी हो गया आपको, बताओ ना, क्या परेशानी हो? नोटबंदी से लेकर सब कुछ तो नोटबंदी में आपको क्या दिक्कत हुई? हुआ है। नहीं, आपको दिक्कत क्या हुआ? क्या फायदा हुआ है हम बताइए। कह रहे हैं आपको दिक्कत क्या हुआ है, ये बताइए ना। पर सबका ही देखिए, जगह जगह में तोड़ फोड़ सब कुछ हो रहा। कब्जा करेंगे तो तुरबे करेंगे ना। कब्जा देखिए, गरीब जहाँ जो मिला है वहाँ बैठ। गरीब को कब्जा करने का अधिकार किसने दे दिया है? आपको बोलिए, आप हैं? बोल रहे हैं गरीब को कब्जा करने का कह अधिकार रहे किसने दे हैं दिया? सरकारी जगह है तो सरकारी पहले नहीं था। अरे बोलिए। सरकारी पहले था, कोई आके बस गया, उस समय की सरकारों ने नहीं हटाया। आज हमको जरूरत है एक्सपेंशन करने का, हम उखाड़ फेंकेंगे। आज बोलिए सरकार को, जैसे आप नीति जैसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसलिए आराम से आपको तोड़ जैसे हो रहा है, घर द्वार तोड़ रहे हैं। हमको एक बात है, कलकत्ता में अपना घर है आपका? घर के आगे बरामदा है? हाँ है। कल को कोई गरीब आदमी, 4 गरीब आदमी आके आपके बरामदे पे कब्जा कर ले, वहीं पे अपना घर द्वार सब बना ले, क्या कीजिएगा? हाँ, वो बात अलग है। तो वही बरामदा जो है ना, वो सरकार की जमीन है, जो सरकार ने बचा के रखी थी कि कभी वहाँ स्कूल बनाएंगे, कहीं अस्पताल बनाएंगे, वहाँ गरीबी का झंडा डाल के लोग रह लेंगे। ये गलत बात है ना बीबी? गलत बात तो है, लेकिन जो तोड़ फोड़ कर रहा है देखिए। तो क्या करें? एक बात बताइए, घर बना हुआ है पक्का, आपको बाहर निकाल दिया, जिसको ही बाहर निकाला, उसका तोड़ना तो उसको बुलडोजर से ही पड़ेगा ना। कैसे तोड़ेंगे? तोड़ फोड़ तो होगा ही फिर उसमें। बना भी तो पक्का लिया था, सोचे थे कि बपौती हो गई है। इंसान का देखिए, जब मोदी जी तो बहुत गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहे क्यों हैं? नहीं जानना गलत कर रहा है? जब ममता जी जीत लिया तो उनको क्यों नुकसान करके क्यों उनका चुनाव हुआ? 3.5 महीना बंगाल रह के आए हैं हम,
3.5 महीना। हाँ, तो आप क्या सुनिए, बोलिए। 321 कार्यकर्ताओं को जिस महिला ने अपने शासनकाल में मरवा दिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, आपका हावड़ा, कलकत्ता पोर्ट, न जाने 5 साल में कितने दंगे हुए। आरजी कर की पीड़िता अभया को न्याय नहीं मिला, कस्बा लॉ कॉलेज में रेप हो गया, मजदूर आज भी वहां 220 रुपए माफ कीजिएगा 60 रुपए घंटा पाता है, यानी कि अगर 6 घंटा नौकरी करेगा तो 360 रुपया पाएगा। उस शासन को तो उखाड़ फेंकना जरूरी था। फाड़ फेंकना, जैसे देखिए, आपका बात सही है, हाँ, मेरा सही भी है। बात सुन लीजिए। नहीं, आपका सही नहीं है ना, तभी हम आपसे आपका बात सही है, मेरा भी सुन लिए एक हाँ, बार। सुनिए ना, सुनाइए ना। जब वोट अब गिनती हुआ, हम्म। वोट गिनती हुआ, तो उनको मानना जरूरी था। किसको मारना जरूरी था? एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कोई हाथ लगा दे, संभव नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तो राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। डायमंड हार्बर, जहां पे अभिषेक बनर्जी सांसद है, वहां उनकी गाड़ी को हॉस्टेज बना लिया गया था, उनको जान से मारने का प्रयास किया था। 321 बीजेपी कार्यकर्ता, जिसमें 6-8 मुसलमान भी थे, उनको उनके घर के आगे टांग दिया गया और उनके बनियान पे क्या लिख दिया पता है? कि भाजपा करोगे तो मरोगे। ये सही था या गलत था? नहीं, गलत था। हाँ, तो ममता दीदी इतना उत्पात मचाई थी, दीदी ममता जी, उत्पात चलिए। मचाई थी इतना, उनका अंत वैसे ही होना था जैसे हो रहा है। अरे इतनी बड़का नेता, एक चुनाव हारी, सुनिए, एक चुनाव हारी, क्यों भाग गए उनके विधायक, क्यों भाग गए उनके सांसद? उनको तो अपनों ने ही समझ गया कि उनसे पार्टी नहीं संभलेगी, उनसे लोग नहीं संभलेंगे। जी, थैंक यू। हाँ, वापस लौटते हैं भाई बनारस में। बंगाल भाग गए थे हम लोग। क्या नाम क्या चर्चा कर रहे थे, हम माफी चाहते हैं। हम 12 सालों के प्रगति हाँ, के अभी बाद आपने देखा कि संविधान हाँ, को आप जो अभी बोल रहे अभी हैं, फॉर्म अभी आपने देखा उनका मोदी ने सब खराब कर दिया। ऐसे ही बनारस में ही बहुत लोग हैं जिनका मानना है कि अरे मोदी ने सब खराब कर दिया। नहीं, सब तो कुछ ऐसा खराब नहीं किया। जैसे क्या खराब कर दिया, कुछ मुझे बताएं तो फिर उसके बाद बोले बताएं। ना, गरीब लोगों को तोड़ फोड़ के भगा दे रहे हैं। अभी आपके दलमंडी में देखिए क्या हुआ। नहीं, देखिए, हम बता रहे, कहीं भी आप उठा करके देख लिए, कहीं भी अगर अध्यात्म की जगह है, हाँ, चाहे वो काशी हो जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, हाँ, चाहे वो मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल सऊदी और मक्का और मदीना हो। हम्म। तो आज से आप 1900 तेल मिलने से पहले की बात बता रहे हैं, आप 1970 का 60 का कंस्ट्रक्शन का न्यूज पढ़िए, हाँ। सऊदी अरेबिया के रिपोर्ट का, वहाँ के न्यूज मीडिया का। हाँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो ओटोमन एम्पायर की विरासतों की बने हुए थे इमारतें, उसको भी तोड़ी गई। आज जो देख करके यहाँ के भारतीय मुसलमान जो कहते हैं माशाल्लाह क्या बनाया है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, वहाँ की सौंदर्यता देख करके, तो उससे वहाँ की सौंदर्यता से पहले वहाँ पे भी गरीब बसते थे। वहाँ पे भी जो है छोटी छोटी दुकानें लगती थी, जिसको महीना बाजार टाइप का बोलते थे, हाट टाइप का, वहाँ पे भी लगती थी। तो कहीं भी अगर कल्चर मतलब जहाँ पे धार्मिक स्थल, अगर वहाँ की प्रगति होगी तो ये तोड़ फोड़ होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि जनता जिसका जाएगा उसको दुख होगा, लेकिन मुआवजा अगर उचित मिल रहा है तो फिर वो उसकी चीज को आगे रास्ता दिखाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ा सा उनको एक आइडिया दे, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं निकाल रही हैं, तो एक आइडिया दे कि हाँ अब आप इसको, जैसे आपका जो दुकान था, कोई कटरा बना के दे दे या फिर कुछ तरीके का चीजें कर दे, ये कर सकती है गवर्नमेंट। बनारस के आसपास क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन डेवलप हुए? बनारस के रोजगार से क्षेत्र में अगर आप बात करें तो ट्रैवल से रिलेटेड जितने लोग अगर रोजगार कर रहे हैं तो उनका लगभग कार्य अच्छा चल रहा है। बात ही जब ट्रैवल्स पड़ता है, रैपिडो चला रहे हो भैया? हाँ? अरे वीडियो चलाते हैं सर। तुम्हारा काम वाम बढ़ा नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा सर, काम धाम कुछ नहीं बढ़ा। रैपिडो लगातार बज रहा बज रहा है, है। काम करने जा नहीं रहे हो तो काम कैसे बढ़ेगा? वीडियो का ये जो है ना, जो भाड़ा जितना गलिया से आती है हाँ। तो ऑटो वहाँ तक जा पाता नहीं है। अच्छा, चौराहे ऑटो पे, चला हाँ, हाँ। ऑटो चौराहे पे खड़ा रहता है। तो फिर अंदर देखिए, अब बात आता ही है, नहीं है। इस पूरे परिसर को तो लॉक करना पड़ेगा ना, वरना तो इतना कंजेस्टेड हो जाएगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। ये मैं समझ रहा हूँ कि जो आसपास लोग रह रहे होंगे उनको समस्या हो रही है, लेकिन अगर कंजेस्टेड नहीं, एक मिनट, नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, सरकार के काम का आकलन जब आप करते हैं तो कितना नंबर दीजिएगा? किस सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट दोनों? देखिए, एक पैरामीटर पे हम नहीं बोल सकते, हर पैरामीटर पे सरकार का आकलन करना जरूरी होता है, सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रही बात योगी गवर्नमेंट की, तो योगी गवर्नमेंट एक्सीलेंट। योगी गवर्नमेंट को हम ज्यादा इसलिए कहेंगे एक्सीलेंट कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या थी यूपी की। आज वो जो बंगाल की अभी महिला घर की चली गई हैं, जो बंगाल की महिला गई हैं, वहां सबसे ज्यादा इशू तो लॉ एंड ऑर्डर का था।
उनको बस झुग्गियां दिख रही है। वहां लॉ एंड ऑर्डर का इतना इशू था कि कलिता मांझी तक को जो एमएलए की वो विधायक थी उनको जो है कि मंच पे आने से पहले ही जो है कि क्या कैप्चर कर लिया था। ये क्या है लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर एक वहां का सिटिंग एमएलए जब गृह मंत्री को इस तरीके से जो है अपशब्द प्रयोग करके धमकी देता है, ये लॉ एंड ऑर्डर क्या है? आप फिर संवैधानिक बात करते हो, आपका संवैधानिक शब्द है ही नहीं, दूसरे की संवैधानिक बात कर रहे हो। तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत जरूरी है। आज अगर अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर कोई टिप्पणी किया, योगी जी ने तुरंत कार्रवाई की। योगी जी ने ये नहीं कहा नहीं लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, सही। योगी जी ने ये नहीं ना कहा, या योगी जी ने किसी के रंग कलर मतलब कि अंडरगारमेंट्स का कलर बताया। हम उसके फॉलोअर नहीं है कि जो किसी महिला के अंडरगारमेंट्स का कलर बताएं या फिर बलात्कार पे कहें कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या अब रेप में फांसी मिलेगी? इस तरह का वक्तव्य जब मुख्यमंत्री थी तो तब कहाँ थी जनता की जागरूकता? आज मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी गलती, एक बाइट में दे रहा हूँ, मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी गलती एक ही है, वो है इंटरनेट सस्ता करना, जिसकी वजह से लोग कुछ जो मना रहा है तो उठा रहे हैं माइक, वो बना रहे वीडियो, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। वरना आज से पहले नोटों की माला भी नेता पहनते थे तो कोई नहीं बोलने वाला था, और कोर्ट की नीलामी हो गई तो 20 लाख का सूट हम लोग बहुत सुने भैया, 20 लाख का मोदी का सूट। उससे पहले नोटों की माला पहना करते थे, तब तो हम आज तक न्यूज में नहीं देखे कि ये नोटों की माला। आज 350 करोड़ का सैफई का बजट, हमको नहीं दिख रहा है नाच, सलमान का नहीं आ रहा है नाचने। क्या सैफई लोग इतना ना कुछ गलत गुनाह कर दिए क्या जो उनको सलमान का नाच नहीं मिल रहा है, या बिपाशा नहीं आ रही है नाचने? मिलना चाहिए ना, कहाँ से करवा रहे थे वो 350 करोड़? अब क्या अखिलेश यादव के पास नहीं है? कह रहे हैं देव दीपावली में वो मोदी जी जो है बहुत तेल वेल खराब कर देते हैं। वही हम पूछ रहे हैं ना। एक जो है प्रतीक डाल रहा है कल्चर का, प्रकाश उत्सव मना रहा है, तो वो तेल और कुम्हार के यहाँ से ही आ रहा है मिट्टी का दिया बनाना। बीजेपी वाले बना रहे हैं क्या, या मोदी जी खुद कुम्हार बनकर बना रहे हैं? तेल भी आ रहा है किसी कंपनी का ही आ रहा है, जल रहा है कि नहीं? वो एक सांस्कृतिक प्रतीक है। 350 करोड़ जब जो है कि 350 करोड़ जब आपका सैफई महोत्सव चल रहा था, तो सैफई महोत्सव में वो पैसा कहाँ से आता? और उससे सैफई का उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक या फिर किसी भी ऐतिहासिक रूप से बनारस से ज्यादा, अयोध्या से ज्यादा पहचान है? मुझे ये बता दे। बस 2 मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं, नहीं है ना। काशी हिंदुज्म की सबसे बड़ी धार्मिक स्थल मानी जाती है, अयोध्या सबसे बड़ी धार्मिक स्थल मानी जाती है। अगर उससे जुड़े हुए रिचुअल्स करा रहे हैं तो उसमें बुराई कहाँ से देख रहे हैं लोग? वही तेल खाएंगे क्या? कहीं और से तेल नहीं मिल रहा है, वही तेल का खाएंगे। तेल बचा है, अगर कोई भर रहा है तो उसमें पॉजिटिवनेस देखो ना यार। चलो कोई बर्बाद नहीं कर रहा, किसी के यूज में आ रहा है, फेंक तो नहीं रहे ना यार। क्या तुम लोग यह जबरदस्ती का भसड़ मचाए हुए भैया कि नहीं तेल देखिए गरीब को नहीं मिल। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि राशन, जिस देश में 80% जनता को राशन मिले, वहां लोग 80 करोड़ जनता को राशन मिले, वहां पे गरीबी की बात कर रहे हैं लोग। अरे वहां पे विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। दे रहा है वो, ले नहीं रहा है 80 करोड़ वो, और वो हक है जनता का। जनता अप्रत्यक्ष कर भरती है, जो डायरेक्ट कर नहीं भर पाते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे पाते, वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्स जब कोई सामान लेता है टैक्स देता है ना, अगर उसको राशन मिल रहा है तो वो भीख थोड़ी मिल रही है, उसको स्वाभिमान के साथ लेना होगा। ये भीख नहीं दे रहा है कोई, और ना जो लेने वाला वो भिखारी भी नहीं है, स्वाभिमान के साथ ले रहा है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? चलिए बहुत शुक्रिया दोस्त आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।